साथियों नमस्कार। साप्ताहिकी के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कई लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, बाजी लगाते हैं अपने प्राणों की भी, और ऐसे लोगों को श्रेय मिलता है, सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, मीडिया में उनकी चर्चा होती है। लेकिन साथियों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो भी प्राणों की भी बाजी लगाते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं इस देश व्यवस्था के लिए, लेकिन उन लोगों को श्रेय नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, गुमनामी के साए में जीते रहते हैं और उनकी मौत के बाद भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। और साथियों, ऐसे ही लोगों में से, ऐसे ही लोगों की दुनिया होती है, वो दुनिया होती है जासूसी की दुनिया। ऐसे जासूस जो इस देश को बहुत कुछ देते हैं लेकिन गुमनामी के साए में हमेशा के लिए रह जाते हैं। और साथियों, उन्हीं लोगों में से एक, इस देश की महान शख्सियत जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, और वो देश का सबसे बढ़िया जासूस, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इस देश का सबसे बढ़िया जासूस, कई अखबारों ने कहा कि आज तक जितने भी जासूस हुए हैं उनमें सबसे बढ़िया जासूस हुए हैं, और उनका नाम है रविंद्र कौशिक। साथियों, जो भी इस मेरे चैनल को देख रहे हैं, राजस्थान से जुड़े लोग या राजस्थान से बाहर जुड़े लोग, देश में या विदेश में कहीं भी हो, मैं उम्मीद करता हूं, मैं निवेदन करता हूं राजस्थान के सभी लोगों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज रविंद्र कौशिक की जो मैं कहानी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, वो साथियों राजस्थान में जन्मा, राजस्थान में पढ़ा, राजस्थान में बड़ा हुआ, और उसके बाद जासूसी दुनिया में उसने कदम रखा। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं उस महान जासूस के बारे में। साथियों, रविंद्र कौशिक एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनका जन्म स्थान है श्रीगंगानगर, राजस्थान में। 11 अप्रैल 1952 को उनका जन्म हुआ। स्कूलिंग भी गंगानगर से हुई और कॉलेज, गंगानगर में कॉलेज है एस डी बिहानी कॉलेज, उस बिहानी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। बिहानी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद में उसी कॉलेज से उन्होंने बीकॉम कर लिया। शुरू से ही रविंद्र कौशिक को एक्टिंग में और ड्रामे में बहुत ज्यादा रुचि थी, और कहते हैं कि 1972 में लखनऊ में नेशनल लेवल की ड्रामा मीट हुई, जिसमें सभी कॉलेज, सभी नामचीन विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, और करीब कहते हैं कि 12 से 15 मिनट का वो ड्रामा हुआ करता था, इसमें कि कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक ने उसमें हिस्सा लिया, और किस्मत की बात देखिए कि उस ड्रामा मीट को देखने वाले कई लोगों में से एक रॉ के अधिकारी भी थे। रॉ के अधिकारी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत की अग्रणी इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी संस्था है, तो उसके कुछ अधिकारी भी वहां पर आ गए थे। और उन्होंने जब रविंद्र कौशिक की परफॉर्मेंस को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उस समय रविंद्र कौशिक की उम्र 19-20 साल की थी। जो ही वो ड्रामा मीट खत्म हुई, रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक से संपर्क किया और उन्होंने उससे कहा कि क्या तुम जासूसी की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हो? अगर इंटरेस्ट रखते हो तो हम एक ऑफर तुम्हें दे सकते हैं। और साथियों, लोग कहते हैं कि उसी समय रविंद्र कौशिक ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ, मेरे को इंटरेस्ट है, और वहीं से रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को उठाया। और कहते हैं कि जब रविंद्र कौशिक को वहां से लिया गया एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के लिए, उस समय रविंद्र कौशिक की उम्र सिर्फ 20 वर्ष की, सिर्फ 20 वर्ष का लड़का, वो जवान लड़का जो बीकॉम का छात्र था। रॉ ने 2 साल तक साथ उसकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की। उस 20 साल के लड़के को उन्होंने ट्रेन किया, और कहते हैं कि ट्रेनिंग सारी की सारी दिल्ली में हुई, क्योंकि उसको पाकिस्तान में भेजना था, और चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री है, उसको मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम दर्शन की, कुरान की अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाई गई, अच्छा खासा अध्ययन करवाया गया। मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से बाद में उसका खतना भी करवा दिया गया, ताकि पूरी तरह से वो मुस्लिम व्यक्ति लगे।
पाकिस्तान की सारी ज्योग्राफी का बारे में उसको बताया गया, सारी टोपोग्राफी के बारे में बताया गया। और कहते हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसका 20 साल के लगेगा, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका था। पूरे उत्साह के साथ उसने उस ट्रेनिंग कार्यक्रम को अंजाम दिया साथियों। और जब ट्रेनिंग का आखिरी दौर चल रहा था और जब निश्चित हो गया कि उसको पाकिस्तान भेजा जाना है, तो इंडिया से उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर दिए गए। डिलीट करने का मतलब जैसे आज की तारीख में होता है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, वो सारे के सारे यहाँ के जो रिकॉर्ड थे उसके सारे डिलीट कर दिए गए। और कहते हैं कि 1975 में उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। और जब पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी नई शख्सियत और नया नाम उस व्यक्ति को दिया गया। और जो नया नाम था पाकिस्तान के लिए, उसका नाम था नबी अहमद शाकिर। नबी अहमद शाकिर। और वो पाकिस्तान में चला जाता है। और जैसा कि हर एक जासूस संस्था की होती है, रॉकी भी वहां कुछ पहले से लिंक्स थे, उसका शिनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान का बन गया, सारा काम व्यवस्थित हो गया। और कहते हैं कि उत्साही लड़का बहुत था वो, और चूंकि ड्रामा उसकी रग रग में बसा हुआ था, उसमें लड़के की रग में, पाकिस्तान में गया, अच्छी तरह से अपना काम करता रहा। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में उसने लॉ में एडमिशन ले लिया। अब लॉ का स्टूडेंट बन गया वहां पर, और नाम उसका भी नबी अहमद शाकिर। एक दिन साहब पढ़ते पढ़ते उसने अखबार में देखा, पाकिस्तान के अखबार में पाकिस्तानी सेना की विज्ञापन निकला जिसमें उनको सैनिकों की जरूरत थी। वो रॉ से परमिशन लेता है कि मैं पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो जाऊं, क्या रॉ ने परमिशन दे दी। और साथियों, पाकिस्तानी सेना का विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन में उसने अप्लाई किया। रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस होता है पाकिस्तानी आर्मी का, जैसा उसने कहा, और सारी सिलेक्शन की बाधाओं को दूर करता है और पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हो गया। वो लड़का देखिए, उस लड़के की हिम्मत देखिए आप कि पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हो गया। और वो पाकिस्तान की आर्मी में शामिल ही नहीं हुआ, कई दर्जों को पार करता करता पाकिस्तान की आर्मी में मेजर के रैंक तक पहुंच गया। मेजर के रैंक तक पहुंच गया। और जो ही मेजर के रैंक तक पहुंचा, रॉ की खुशी का पारावार नहीं था क्योंकि एक आदमी पाकिस्तान की आर्मी में मेजर की रैंक तक पहुंच गया है। और कहते हैं कि 1975 से 1983 तक साथियों बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसने इंडिया में। और कहते हैं कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और गृह मंत्री श्री एस.पी. चौहान उसके कारण से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और उसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने उसको ब्लैक टाइगर नाम की उसको उपाधि दी और ब्लैक टाइगर के नाम से उसको संबोधित किया जाने लगा। काम उसका अच्छा चल रहा था। उसके बाद फिर उसने रॉ से परमिशन ली। उसको वहां पर एक लड़की से इश्क हो गया। और जिस लड़की से इश्क हुआ, वो लड़की भी आर्मी की यूनिट में, जो आर्मी में टेलर होता है, टेलर की लड़की थी। उसका नाम था अमाना। उसने फिर रॉ से परमिशन मांगी कि क्या मैं इस लड़की से शादी कर सकता हूं। रॉ ने परमिशन दी, उस लड़की से उसने शादी कर। साथियों, ये कहानी बता रहा हूं मैं 20 और 22 और 23 साल के लड़के की। आज के लड़के को देखिए, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी यंग जनरेशन वाले उस 23 साल के लड़के को देखिए, पाकिस्तान की आर्मी में चला जाता है, मेजर तक बन जाता है और अमानत से पाकिस्तान की लड़की से शादी कर लेता है। और उसके बाद ही अपनी जासूसी के क्रियाकलापों को बदस्तूर जारी रखता है। और साथियों, शादी के बाद उसका एक बेटा भी होता है। और कहते हैं कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां उसने 1975 से 83 के दौरान में भारतीय सेना को दी। अब कौन कौन सी जानकारी है, मैं 2 या 3 जानकारी आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि 1981-82 के आसपास पाकिस्तानी सेना ने एक प्लान बनाया सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने का। जो आज जो सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास है, उस समय किसी भी देश के सैनिक वहां रहते नहीं थे। लेकिन अचानक पाकिस्तानी सेना ने प्लान बनाया कि सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा कर लिया जाए। तो साहब, ये जानकारी रविंद्र कौशिक बनाम शबी नबी अहमद शाकिर ने समय रहते इंडियन फोर्सेस को दी और इंडियन फोर्सेस समय रहते उस सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा किया। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी उसने दी कि पाकिस्तान ने काहूटा में अपना परमाणु संयंत्र लगाया। तो परमाणु संयंत्र में परमाणु बम बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उनकी क्या स्टेज चल रही है, वो सारी की सारी जानकारी भी कहते हैं कि रविंद्र कौशिक ने इंडियन आर्मी को दे दी समय रहते कि किस स्टेज चल रहा है। और कहते हैं कि वहीं उसी
काउटा के आसपास जब वो गया तो एक नाई की दुकान से उसने कुछ कटे हुए बाल जो है वो बाल इकट्ठे किए और वो कटे हुए बाल इंडिया में भेजे और इंडियन साइंटिस्ट ने कटे हुए बालों का जब एनालिसिस किया तब देखा कि उसमें रेडियो एक्टिविटी काफी है और उसके बाद उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ वास्तव में वहां पर परमाणु संयंत्र पाकिस्तान तक चालू हो गया है। और कहते हैं कि इस तरह की कई जानकारियां अनगिनत जानकारियां और कई अखबारों ने ये भी लिखा है कि उसने ऐसी अनगिनत जानकारियां दी जिससे हजारों सैनिकों की हजारों भारतीय सैनिकों को उसे जानना चाहिए। अब देखिए कितना महान वो जासूस होगा। 1981 में कहते हैं कि उसके छोटे भाई की शादी थी श्री गंगानगर में और परिवार वालों ने जोर दिया। अच्छा, परिवार वालों को कुछ पता था नहीं, बस परिवार वालों को ये कह के गया हो कि मैं दुबई जा रहा हूँ। उसने किसी तरह की इंफॉर्मेशन दी भी नहीं। उसके छोटे भाई की शादी थी, किसी तरह से उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई रॉ के द्वारा, छोटे भाई की शादी है तो उसने रॉ से फिर परमिशन मांगी कि मैं छोटे भाई की शादी को अटेंड करना चाहता हूँ, इंडिया में आना चाहता हूँ। तो साथियों पाकिस्तान से इंडिया तो डायरेक्ट आ नहीं सकता था वो, क्योंकि शक हो जाता। तो उसको फ्लाइट अरेंज की गई, पाकिस्तान से दुबई की गई और दुबई से फिर इंडिया आया और छोटे भाई की शादी को उसने अटेंड किया। कहते हैं कि ये उसकी आखिरी विजिट थी 1981 की, जब अपने छोटे भाई से मिला, माता जी पिताजी से भी मिला। उसके बाद वो वापस पाकिस्तान चला गया। अब देखिए क्या होता है, 1983 में भारत सरकार ने उसको इन्फॉर्म किया कि भाई हम एक छोटा जासूस का मतलब जिसको लो लेवल स्पाई कहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी मदद के लिए एक छोटा जासूस और भेज रहे हैं और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी भेज रहे हैं ताकि तुम्हारी मदद करेगा। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक ने रॉ को मना कर दिया था कि मैं बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया हूं यहाँ पर, आप किसी भी छोटे जासूस को यहाँ पर भेजिए, मैं सारा काम अच्छे से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया जासूस की दूसरी कंट्री में जाता है तो उसके साथ रिस्क भी बढ़ जाती है, पकड़े जाने की और भी तरह की। तो उसे कहते हैं कि रॉ को से मना कर दिया, लेकिन रॉ ने उसकी आपत्ति को दरकिनार किया और एक छोटे जासूस पूछा था जिसका कि नाम रखा गया इनायत मसीह। तो कहते हैं कि इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि इनायत मसीह जो ही पाकिस्तान के बॉर्डर में गया, एक चाय की दुकान पर लोगों को शक हुआ और उसको पाकिस्तान की आर्मी के हवाले कर दिया गया। अब जो ही पाकिस्तान की आर्मी के हवाले किया गया, थोड़े दिनों बाद उसने सारा का सारा भेद खोल दिया, सारा खोल दिया और उसके बाद उसने रविंद्र कौशिक का नाम, या जिसको हम कहें पाकिस्तान के हिसाब से नबी अहमद शाकिर का नाम उसने ले लिया कि वो व्यक्ति है जिसको कि मुझे डॉक्यूमेंट भी देने और उसको हेल्प भी करनी थी। जो ही रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर का नाम पाकिस्तानी सैनिकों ने सुना, पाकिस्तानी जासूस ने सुना, उनके होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए कि एक इंडियन जासूस पाकिस्तान की आर्मी में आ गया और पाकिस्तान की आर्मी में रहते रहते मेजर की रैंक तक पहुंच गया और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी को पता ही नहीं, होश उड़ गए। अब उन्होंने क्या किया कि उस इनायत मसीह को जो दूसरा जासूस था उसको कहा कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से काम करो। और चूंकि उसको अगले दिन ही कराची के एक पार्क में रविंद्र कौशिक को डॉक्यूमेंट देने थे, तो उसी समय उसको फोन करवा दिया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने फोन करवाया कि उसी प्लान के हिसाब से उसको रविंद्र कौशिक को वहां बुलवाया गया कराची के गार्डन में। सारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जाल बुना। इनायत मसीह ने रविंद्र कौशिक को फोन किया कि मैं इस समय सुबह 8:30 बजे आपको गार्डन में मिल जाऊंगा। कहते कि पाकिस्तानी एजेंसी ने सारा जाल अपना बिछा लिया था। जो ही इनायत मसीह वहां पहुंचा और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने लगा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, पुलिस ने रविंद्र कौशिक को पकड़ लिया गया। साथियों कहते हैं कि जो ही उसको पकड़ा गया, इमीडिएटली उसको 1983 में सियालकोट जेल में रखा गया 2 साल तक। और सियालकोट जेल में रखा गया तो बहुत जबरदस्त टॉर्चर किए गए उसको। और आप जानते हैं कि किस तरह का जासूस को पकड़ा जाता है तो कितना टॉर्चर, कितनी परेशानियों से, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल टॉर्चर उसको किया जाता है। और 1985 में उसको मृत्युदंड दिया गया। और कहते हैं कि मृत्युदंड जब दिया गया तो उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उस मृत्युदंड को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। साथियों उसके बाद वो, ये 1983 की बात बता रहा हूं, 1983 के बाद से 16 साल तक, 2001 तक साथियों 16 साल तक अलग अलग जेलों में उसको रखा गया। कोट लखपत जेल लाहौर में, मियां वाली जेल में रखा गया,
और उसके साथ साथ कहते हैं कि उसकी पत्नी जिसके साथ उसने शादी की थी, एक बार वो पत्नी मिलने आई थी, उससे सिर्फ एक बार जब पत्नी मिलने आई तो बच्चा भी साथ था। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी ने उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, क्योंकि उनको ये डाउट था कि शायद इनकी पत्नी भी किसी जासूसी के काम में लिप्त थे। और एक ही बार उनकी पत्नी मिलने आई। कहते हैं कि उसकी कंडीशन जेल में इतनी खराब हुई, कई बार उसने अपने घर वालों को पत्र भी भिजवाया और उसने बताया कि साहब मैं कंडीशन दे रहा हूँ। और एक पत्र जो बड़ा मार्मिक पत्र था जिसने परिवार को भिजवाया, उसने लिखा कि मैंने इस देश के लिए, भारत के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब सरकार ने मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि सरकार ने पहचानने से भी मना कर दिया। साथियों, इस देश के कई दूसरे जासूस भी हुए जिनके लिए हमने रात दिन एक किया है, जिनकी रिहाई के लिए रात दिन एक किया है, जिनके लिए हम चिल्लाए हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ना तो चिल्लाया, ना रिहाई के लिए प्रयास किए। पूरी सरकार और व्यवस्था खामोश बनी रही। और कहते हैं कि 2001 में, क्योंकि उसको टीबी भी बहुत ज्यादा हो गई थी, बीमारियों ने उसको ग्रसित कर लिया था, और 2001 में मियांवाली जेल में उसकी मृत्यु हो गई और मियांवाली जेल के पीछे वाले कोने में उसको दफना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको तो भारत की सरकार ने पहचानने से मना कर दिया था। तो उस व्यक्ति का शव भी जो है यहाँ पर लाने नहीं दिया गया। और साथियों, इससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने उस राजस्थान के सपूत ने जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी की देश के लिए, इतना सब कुछ किया, कहते हैं कि उसकी माताजी को 2001 तक, उनकी माताजी का नाम अमला देवी था, जिनकी 2006 में मृत्यु हुई है गंगानगर में, उनकी माताजी को 2001 तक साथियों सिर्फ 500 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी, सिर्फ 500 रुपए महीने की। और 2001 के बाद में उनको उस पेंशन को बढ़ा करके 2000 रुपए किया। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने इस देश के सर्वस्व बलिदान कर दिया। भले ही गुमनामी का देवे रहा, लेकिन सर्वस्व से बलिदान किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसकी स्थिति ये थी साथियों। उस व्यक्ति पर जो लोग फिल्म बना रहे हैं, एक था टाइगर, जिस व्यक्ति ने फिल्म बनाई वो लाखों रुपए कमा रहा है। जिस व्यक्ति ने एम के धर साहब ने, ब्यूरोक्रेट थे, उस एम के धर साहब ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था मिशन टू पाकिस्तान, उन्होंने लाखों रुपए कमाए। जो लोग फिल्म बना रहे लाख रुपए कमा रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा सर्वस्व बलिदान किया, उसको कुछ नहीं मिला, हमने उसको पहचानने से मना कर दिया। 500 रुपए महीने की, सिर्फ 500 रुपए महीने की पेंशन पर उसकी माता जी ने कदम तोड़ दी साथियों। और आज भी उनके छोटे भाई श्री राजेश्वरी कौशिक जयपुर में वो सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे भाई के बलिदान को आप सम्मान तो दीजिए, मेरे भाई के बलिदान को आप पब्लिसाइज तो कीजिए, उसको लोकप्रिय तो कर दीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। और इसलिए साथियों मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस देश के महान व्यक्ति को, जिसने अपना सब बलिदान किया है, आने वाली पीढ़ी को और इस देश के लोगों को हम उसके बलिदान के बारे में और उस बलिदानी गाथा के बारे में सब कुछ बता सकें। साथियों, अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।